की लहर ने यूपी में जो हाल कांग्रेस, बीएसपी और सपा का किया, वही हाल केजरीवाल की आंधी ने दिल्ली में बीजेपी का कर दिया। 70 में से सिर्फ 3 सीटों पर ही बीजेपी जीत पाई, जबकि कांग्रेस खाता तक नहीं खोल पाई। 2 साल पहले जन्मी आम आदमी पार्टी देश की 2 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों को ऐसा हाल कर देगी, इसका कयास ना ही मोदी और ना ही अमित शाह ने लगाया होगा। ना राहुल गांधी ने सपने में कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा सोची होगी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या दिल्ली के नतीजों ने देश की राजनीति को नई राह दिखाई है? आखिर 8.5 महीने में ही मोदी के विजय रथ पर सवार दिल्ली वालों ने बीजेपी का ही बंटाधार क्यों कर दिया? वो कौन सी 10 बड़ी वजहें रही जिससे चली दिल्ली चुनाव में केजरीवाल की सुनामी? तो चलिए हम जीत की 10 बड़ी वजहें आपको बताएंगे आपकी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ जो तमाम एक बड़ा पैनल जुड़ेगा विश्लेषण करने के लिए। सुधांशु मित्तल जी बीजेपी से जुड़ेंगे, पीएल पुनिया जी कांग्रेस से जुड़ेंगे, प्रीति मेनन आपसे जुड़ेंगे, अनुज गुप्ता हैं आपको बताएंगे आपकी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ जो तमाम एक बड़ा पैनल जुड़ेगा विश्लेषण करने के लिए। सुधांशु मित्तल जी बीजेपी से जुड़ेंगे, पीएल पुनिया जी कांग्रेस से जुड़ेंगे, प्रीति मेनन आपसे जुड़ेंगे, अनुज गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार और प्रदीप सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी जीत की 10 बड़ी वजहें कौन सी रही। सबसे पहले दिल्ली वालों से बार बार माफी मांगना आखिरकार रंग दिखा गया। ये स्ट्रैटेजी अरविंद केजरीवाल की काम कर गई। किसी ने सोचा नहीं था कि जिस 49 दिन की सरकार के बाद वो छोड़ के गए थे उनका पॉलिटिकल कमबैक होगा। वो पूरी तरह रूल आउट कर दिए गए थे, लेकिन वो जगह जगह गए, उन्होंने हाथ जोड़कर दिल्ली की जनता से माफी की। बीजेपी के सीएम कैंडिडेट घोषित ना करने को एक बड़ा मुद्दा बनाया। याद होगा ये मास्टर स्ट्रोक थी अपने आप में, किस तरह से जगदीश मुखी के पोस्टर चस्पा कर दिए गए तमाम ऑटो रिक्शा पे। उन्होंने कहा कि ये कॉन्टेस्ट जो है मोदी के साथ नहीं है, बल्कि मेरा तो जगदीश मुखी के साथ है। मजबूर कर दिया बीजेपी की अपना एक सीएम उम्मीदवार जो है वो घोषित करे। तीसरी बड़ी बात, किरण बेदी को अवसरवादी बताना भी कहीं ना कहीं कारगर रहा। किस तरह से ट्वीट पर रीट्वीट किए गए कुमार विश्वास द्वारा। बीजेपी से बहुत पहले दिल्ली पर फोकस किया। आपको बता दें कि बीजेपी वो पार्टी थी जिसने सबसे लास्ट में अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए। मुस्लिम वोट पूरी तरह से आपके पक्ष में चला गया। कभी मुसलमान सोचते थे कि कांग्रेस को वोट करेंगे नहीं तो बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। इस बार कांग्रेस को वोट करना कहीं ना कहीं बीजेपी को जिताने जैसा था। पूरा का पूरा कांग्रेस का वोट शिफ्ट हो गया आपकी तरफ। बहुत कुछ फ्री करने के वादे भी किए, वाईफाई फ्री करने की बात कही, छोटी छोटी ढेर सारी सभाएं करना एक सही रणनीति का हिस्सा थी। करीब 110 जनसभाएं यहां पर अरविंद केजरीवाल ने की, जबकि मोदी जी की जो 4 रैलियां हुई वो बहुत अंत में आकर हुई, लास्ट लेग में हुई, स्लॉग ओवर्स में हुई। निजी हमले पर इमोशनल कार्ड खेलकर पलटवार किया। आपको बता दें कि किस तरह से एक के बाद एक जो एड कैंपेन हुए बीजेपी के द्वारा, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान उसका बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ा। भ्रष्टाचार रोधी मुहिम छेड़ना आपके लिए फायदेमंद रहा और बीजेपी की अंदरूनी कला भी इसका एक बड़ा फायदा हुआ आम आदमी पार्टी को। तो ये तमाम सवाल हैं जो हम उठाएंगे और सबसे पहले हमारे साथ सुधांशु मित्तल जी भी जुड़ी हुई हैं, प्रीति मेनन जुड़ी हुई है, स्पोक्स पर्सन आप हमारे साथ। प्रीति, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नतीजे तो शायद आप लोगों ने भी नहीं सोचे थे। आपका बेस्ट केस सिनेरियो भी 45-47 तक था। ऐसे में आपका क्या एनालिसिस है कि इतना जो भरपूर वोट मिला आपको, उसकी क्या वजह रही? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमारा अनुमान था 45 से 50 सीट्स का। एक एहसास था हमें कि ग्राउंड पे आम आदमी पार्टी की बहुत सपोर्ट है और जो हमने 49 दिन में काम किया है वो लोगों को याद था, लेकिन इतना बड़ा स्वीप होगा ये हमें बिल्कुल अनुमान नहीं था और इसीलिए अभी हमें बहुत ही जवाबदारी से काम करना होगा, लोगों का विश्वास, लोगों का भरोसा कायम रखना होगा। आई थिंक द रीजन कि हमारी ये सक्सेस हुई है, ये एक्चुअली आम आदमी की सक्सेस है। हमारे वोटर्स बहुत होशियार हो गए हैं आजकल और वो बिल्कुल जानते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। तो दैट इज अ वेरी हेल्दी थिंग डेमोक्रेसी के लिए कि वोटर्स आज बहुत जागरूक हैं।
ठीक है, ये तस्वीरें जो दिख रही हैं आपको, ये अरविंद केजरीवाल दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन कब जा रहे हैं, विधायक दल का नेता आम आदमी पार्टी का चुना जाना है, ये साइमल्टेनियसली आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही हैं। सुधांशु मित्तल जी, आप तो खुद एक सेफोलॉजिस्ट हैं, हमने जो कारण गिनाए मुख्य तौर पर, आप भी इनसे सहमत हैं? पहले तो मैं प्रीति जी को बधाई देना चाहता हूं एक अभूतपूर्व विजय के लिए। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि वाकई ये कल्पना के परे था, और जितना आपको स्नेह और जनादेश मिला है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और मेरी शुभकामनाएं। मेरी शुभकामनाएं है कि दिल्ली को एक अच्छी सरकार मिले, दिल्ली की जनता की आप सेवा कर सके। देखिए, हम लोग राजनीति में हैं, सेवा के लिए आए थे, संगठन माध्यम है, लेकिन कोई भी अगर दिल्ली की जनता का सेवा करता है तो उसका स्वागत है। इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दूसरी बात, जो कारण आप गिना रही थी, उन कारणों में कुछ कारण सही है, कुछ कारण को मुझे लगता है कि ये मुख्य कारण नहीं थे। अगर मुझे इनके बिंदुओं को देखना पड़े कि भाई क्या क्या बिंदु थे भाजपा के दृष्टि से, देखिए वैसे तो क्या है कि आंकड़ों के पीछे मैं एक चीज कह सकता हूं बड़े आराम से कि हमारी 32% वोट है, पहले 33 थी, 1% कम हुई है। लेकिन सीट इसलिए खत्म हो गई क्योंकि कांग्रेस और बाकी जितने दल थे वो बिल्कुल ही साफ हो गए, इसलिए आम आदमी पार्टी को उनकी वोट मिल गई और सीटें ज्यादा हो गई। ये तो एक हो गया, लेकिन ये फिर भी बिंदुओं से हमें नहीं भटका सकती। मेरे कुछ बिंदु हैं इसमें। एक बिंदु है कि 8 महीने तक चुनाव जो नहीं हुआ और केंद्र शासित राज्य, मतलब यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा रहा, इसका कहीं ना कहीं नुकसान शायद हुआ हो। मैं एक चीज आपसे पूछूं, फिर यहीं पर एक चीज पूछूं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। 2014 को अमित शाह ने खुद कहा कि ये हमारे लिए बहुत लकी साल रहा। पिछले साल जब लोकसभा चुनावों के नतीजे आए मई में, तो 60 असेंबली सेगमेंट्स में आप लोग आगे थे। डिड यू मिस एन अपॉर्चुनिटी? आपने एक गोल्डन चांस खो दिया क्योंकि दिल्ली में जल्दी चुनाव नहीं हुए? ये एक गलती थी, स्ट्रेटेजिक मिस्टेक। मैंने आपसे खुद कहा कि इसका मूल्यांकन करना चाहिए हमें, कि कहीं ये जो हम लोगों ने देर करा, इसका बहुत भारी नुकसान तो नहीं हुआ हमें। एक इसमें भी जो कभी हाँ कभी ना, सरकार बनेगी नहीं बनेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा क्योंकि स्पष्टता नहीं थी। तीसरा, आम आदमी पार्टी तो सुप्रीम कोर्ट तक चली गई थी सर, वो चुनाव चाह रही थी, लेकिन इसके बावजूद जो डिले हो रही थी वो तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से हो रही थी ना, कि हरी झंडी नहीं दिल मिल रही थी एलजी द्वारा। तो लोकसभा चुनाव के बाद फौरन आम आदमी पार्टी ने कहा नहीं अब चुनाव नहीं होने चाहिए, वो छोड़ दिए, लेकिन आज ये जीते, इन प्रश्नों का कोई औचित्य नहीं है। तीसरी चीज जो फिर महत्वपूर्ण है कि 8 महीने में कोई बड़े काम, कोई बड़ा संदेश शायद हम लोग नहीं दे पाए। आप कहेंगे दिल्ली की जनता इनके 49 दिन के मुकाबले जब 8 महीने तक केंद्र राष्ट्रपति शासन था, तो कुछ बड़े संदेश प्रशासनिक हमें देने चाहिए थे, शायद कहीं नहीं दे पाए। फिर चुनाव में तैयारी की दृष्टि से प्रत्याशियों का चयन बिल्कुल आखिरी में होना, जबकि इनके 4 महीने 5 महीने पहले से इनके प्रत्याशी घोषित थे, कांग्रेस तक ने 1.5 महीने पहले से करा था। शायद इसका भी कहीं हम लोग मूल्यांकन करेंगे कि कहीं इसमें कुछ खमियाजा तो नहीं हुआ। और अंत में आखिरी मौके पे नेतृत्व का फैसला बहुत कहीं देर तो नहीं हो गई। ठीक है, तो ये कुछ आपने एक बात बोली कि संदेश नहीं दे पाए 8 महीने में। एक थोड़ा सा पेचीदा उसी से जुड़ा हुआ सवाल, संदेश नहीं दे पाए या फिर कोई बिग टिकट योजनाएं कर भी नहीं पाए, लागू भी नहीं कर पाए, और आप प्रिज्यूम करके चल रहे थे कि दिल्ली तो हमारी है? मैंने आपसे वही कहा कि दिल्ली की जनता को, ये देश राष्ट्रीय स्तर की चीज नहीं है, दिल्ली के लिए है। दिल्ली में दिल्ली की जनता के सामने कुछ ठोस चीज ऐसी जो उनको लगे कि हाँ हमारा कुछ हो गया, शायद वो कहीं हम लोग खो गए। मैं क्यों इसको कह रहा हूं, उसका कारण समझिए। देखिए, हम लोग 16 मई को चुनाव में हम लोग जीते थे। 16 सितंबर को यूपी के जब उपचुनाव के नतीजे निकले, सबने कहा अरे मोदी जी का रथ रुक गया। फिर 19 अक्टूबर को जब महाराष्ट्र के हुए तो अरे रथ फिर चलना चालू हो गया। और 23 दिसंबर को जब हरियाणा और जम्मू के नतीजे निकले तो फिर तो रथ तो भाग ही रहा था, और 1 महीने बाद फिर कहे तो रथ रुक गए। तो ये रथ का इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि रथ तो चल ही रहा है। अच्छा। प्रश्न ये था दिल्ली का, छोटा मोटा टायर पंक्चर हुआ है दिल्ली नहीं, दिल्ली की जनता में, क्योंकि दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी हमारे खिलाफ हो गई ना। 8 महीने तक ठीक है चुनी हुई सरकार नहीं थी, लेकिन उनको कहीं लगा होगा कि भाई केंद्र में आपकी सरकार है, आपका प्रशासनिक व्यवस्था है, इस व्यवस्था में कांग्रेस के जमाने से बदलाव क्या आया?
ये तो वही की वही व्यवस्था चलती रही। तो कुछ ये प्रश्न है जिनको कि हमें अब इन नतीजों को देखते हुए मूल्यांकन करना पड़ेगा। हाँ, हमारा वोट शेयर वही रहा, ये एक संतुष्टि का बात है, लेकिन इसके पीछे जो दस्तक दी गई है हमें दिल्ली की जनता से, उसको हमें देखना पड़ेगा। अनुज गुप्ता जी, अब क्योंकि स्थिति लगभग साफ हो चुकी है, 67 और 3 यानी कि विपक्ष के तौर पर भी बीजेपी नहीं आ रही है, क्या ये सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ माना जाए साइकोलॉजिकली ये आपके लिए वोट है, या फिर ये कहीं ना कहीं एंगर वोटिंग है बीजेपी के खिलाफ भी दिल्ली की जनता की, और दिल्ली की जनता ने देश के लिए वर्डिक्ट दिया है? देखिए, आपके पक्ष में तो है ही है, मगर यदि भाजपा के वोट लोकसभा चुनाव की तुलना में कम हुए हैं तो कोई तो कारण होगा उसका। देखिए, मैं इसको ऐसे एनालाइज करता हूं कि 18% शेड्यूल कास्ट वोटर्स और 12% मुस्लिम, वो दोनों भाजपा से विरोध के कारण एकजुट हो गए। ये 30% के बेस के ऊपर पहला तो जुड़ा सरकारी कर्मचारी, और उसमें केंद्र सरकार का कर्मचारी ज्यादा जुड़ा, और दूसरा जुड़ा वैश्य मतदाता, जो कि भाजपा जनसंघ के समय से उसका जनाधार होता था, लेकिन उसको लगा कि अच्छा, हरियाणा में तो हम बन नहीं सकते, दिल्ली में हमें बनाया नहीं, तो हम करें क्या, और वो जुड़ गया केजरीवाल की तरफ। और केजरीवाल चूंकि हरियाणा के हैं, जाट सीएम नहीं बना वहां, तो जाट भी जो दिल्ली देहात में रहते हैं वो भी फिर अपने हरियाणा के भाई की तरफ झुक गए, और ये लीथल कॉम्बिनेशन बन गया जिसने उनको प्रचंड बहुमत दिला दी। मैं एक चीज कहता हूं, ये जो हार आज हुई है भाजपा की, इसी तरह की एक हार 1996 में तमिलनाडु में एडीएमके की हुई थी, जब केवल 4 सीटें मिली थी, और कांग्रेस को 0 केवल आज नहीं मिला है। लोकसभा चुनाव के साथ में जब आंध्र प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ तो वहां भी उनको एक अंडा मिला हुआ था। भाजपा के बड़े नेता सितंबर अक्टूबर में भी संसद भवन में जब हम लोग बातचीत करते थे तो वो इशारा करते थे कि पार्टी के नीचे के लोग समझ रहे हैं कि दिल्ली बहुत कठिन है, इसलिए वो चुनाव टालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लग रहा था कोई फील गुड फैक्टर हो जाएगा, कोई अच्छी चीजें हो जाएंगी, अच्छे दिन लोगों के आ जाएंगे, शायद इन 4 जो पहले 4 राज्यों को जीता उसके सहारे दिल्ली को निकाल लेंगे, वो नहीं हो पाया। अनुज जी, आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है कि कल सुबह 9:30 बजे गृह मंत्री से मुलाकात संभव है। केजरीवाल को बधाई दी केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने, और मिलने का वक्त जब मांगा गया केजरीवाल की तरफ से तो कल सुबह 9:30 बजे पहली मुलाकात हो सकती है। हालांकि दिल्ली की स्थिति ये है कि कानून और व्यवस्था पूरी तरह से केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास है, ऐसे में समन्वय बैठाना केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बहुत अहम होगा। अरविंद केजरीवाल के लिए शायद पहला टास्क है। हमारे साथ यतेंद्र फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, पूरा अपडेट दें। देखिए, अभी कुछ देर पहले ही गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने केजरीवाल को बधाई दी थी, जिसके बाद केजरीवाल ने राजनाथ सिंह से मिलने का समय मांगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि जो दिल्ली पुलिस है और जो सिक्योरिटी का मामला उन्होंने उठाया, तो उसके लिए उन्हें ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, लेकिन ये तभी संभव हो सकता है जब दिल्ली पुलिस का यानी कि गृह मंत्रालय का उन्हें सहयोग मिले। इसी को देखते हुए केजरीवाल ने उनसे अनुरोध किया है कि वो उनसे मिलना चाहते हैं और उसके लिए वो समय दे। जिसके बाद राजनाथ सिंह ने सकारात्मक संकेत दिए हैं कि कल उनकी मुलाकात हो सकती है, और सूत्र यही बता रहे हैं कि सुबह ये मुलाकात मुमकिन हो सकती है। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए यतेंद्र शुक्रिया। तो वापस चर्चा पर लौटते हुए प्रदीप जी, आपका एनालिसिस क्या कहता है? फिर पीएल पुनिया साहब के पास जाऊंगी। दिल्ली क्यों नहीं चली मोदी के साथ? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को जो सीटें मिली हैं, जो वोट मिला है, उससे बहुत साफ बात है कि उन्हें हर वर्ग का समर्थन मिला है और भरपूर समर्थन मिला है। एक बात। दूसरी बात, क्यों इतनी बड़ी विजय मिली, उसका एक ही कारण समझ में आता है, वो ये कि दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की बातों पर भरोसा किया। उनको लगा कि इनको जो मौका मिला था वो पूरा नहीं था, इन्होंने गलती की, उसकी माफी मांग ली, इनको एक मौका और मिलना चाहिए। वो इस बात से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इसका केंद्र सरकार पर क्या असर पड़ेगा, नरेंद्र मोदी की छवि पर क्या असर पड़ेगा। वो दिल्ली के लिए एक ऐसी सरकार चाहते थे जो उनके सरोकारों के प्रति सजग हो। ठीक है, दिल्ली ने दिल से वोट किया। पुनिया साहब, ये हमें बताएं कि ये एक ऐसा एकमात्र शायद चुनाव था कि जहां पर बीजेपी ये दुआ मांग रही होगी अंदर ही अंदर, मन ही मन, की कांग्रेस कुछ तो सीटें लेके आए, वरना सारा का सारा वोट बैंक शिफ्ट हो जाएगा आपकी तरफ, और हो भी गया। और कांग्रेस ये दुआ मांग रही होगी कि अगर आप आती है तो फुल मेजॉरिटी के साथ आए, ताकि लॉगर हेड्स पर रहे बीजेपी और आप। देखिए, इस वर्तमान चुनाव को पिछले चुनाव से जोड़ के देखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की 15 साल तक सरकार रही,
लोग बाग परिवर्तन चाहते थे और उन्होंने जब वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को, आपको और कांग्रेस को, तो वो फ्रैक्चर्ड मैंडेट हुआ, किसी को समर्थन नहीं मिला और जो स्थितियां बनी वो आपके सामने है। तो इस तरह से इसको जब देखेंगे, अब की बार लोगों ने ये देखा कि पिछली बार की तरह से अगर करेंगे और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आप पार्टी के बीच में बराबर बांट के दे देंगे तो किसी को फिर सरकार नहीं बनेगी। ठीक है, हम तस्वीरें अपने दर्शकों को बता दें कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंच गए हैं अरविंद केजरीवाल। यहां पर उनको पहुंचना था, 5 बजे का समय नियुक्त है। यहां पर विधायक दल की बैठक होनी है। औपचारिक तौर पर अरविंद केजरीवाल को यहां पर विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। 14 को रामलीला मैदान में ही बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह होगा। हमें कुमार विश्वास साथ में तस्वीरों में दिख रहे हैं, अपनी गाड़ी से पहुंच गए हैं अरविंद केजरीवाल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। जी सुधांशु जी, ये जो सवाल है, लगातार हम बीजेपी नेताओं से तमाम बातें कर रहे हैं सुबह से ही, आखिरकार इतनी आपके पूरे के पूरे अमली जामा, 18 मंत्री, 120 सांसद, लगातार बीजेपी नेताओं से तमाम बातें कर रहे हैं सुबह से ही, आखिरकार इतनी आपके पूरे के पूरे अमली जामा, 18 मंत्री, 120 सांसद, लगातार जो एड कैंपेन हुआ, पैसा बहा, मोदी जी की 4 रैलियां, इसके बावजूद भी अगर बीजेपी की सीटें 3 आई हैं तो आखिरकार मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? आपके लिए सबक क्या है इसमें से? देखिए, जो जीता वो सिकंदर, जो हारा वो बंदर। आपकी पार्टी ने ही लगातार बंदर कहा था। नुपुर शर्मा ने अरविंद केजरीवाल को बंदर कहा था। तो इतनी साफ गोई के लिए मुझे लगता है आपको सुधांशु मित्तल जी हमारे शो पे अवार्ड मिलना चाहिए। सुनिए, हार के 100 कारण, जीत का हर चीज अच्छी। तो इसको इस तरह ना देख के, जो इसके असली केंद्र है, असली पहलू है, उसी को देखे। देखिए, कोई भी जना राजनीतिक संगठन जब चुनाव लड़ता है तो अपनी पूरी ताकत लगाता है, क्योंकि वो जीतने के लिए लड़ता है, लड़ने के लिए नहीं लड़ता। अच्छा सुधांशु जी, क्या पूरी ताकत बीजेपी ने लगाई यहाँ पे? क्योंकि सवाल ये भी उठ रहा है कि काडर का सपोर्ट ही नहीं था, अंदर ही अंदर मन ही मन ये जो लास्ट मिनट पैरा ड्रॉपिंग हुई, आउटसाइडर्स लाए गए, बीजेपी जो लोअर लेवल वर्कर्स हैं वो पूरी तरह से हताश थे, उनका मोराल बहुत लो था। ये बड़ी वजह है, बीजेपी ने बीजेपी को हराया। क्या आप मानते हैं? मेरा ये कहना है कि ये निष्कर्ष बिना विश्लेषण के निकालना कैसे संभव है? एक पक्ष, एक पहलू है कि भाई किरण बेदी जी का मुख्यमंत्री की तरह जो हम लोगों ने सामने नेतृत्व रखा, उसका क्या प्रभाव रहा? जनता के स्तर पर उसकी स्वीकार्यता थी या नहीं थी, इस पर प्रश्न चिन्ह। संगठन में इसका क्या प्रभाव रहा, इस पे भी एक प्रश्न चिन्ह है। ये मूल्यांकन करना पड़ेगा। इसका अभी एकदम से निर्णय और नतीजा निकालना मेरे को लगता है कि अच्छा, ठीक है। मैं प्रीति के पास जाऊंगी, लेकिन सुधांशु जी आप इतनी साफगोई से बात कर रहे हैं तो मैं भी सवाल पूछ लेती हूँ। क्या 9 लाख के सूट पर मफलर भारी पड़ा? देखिए, ये जुमले हैं, फिर वही जुमलेबाजी में तो आपकी पार्टी वैसे ही बहुत उस्ताद है सर। मेरा कहना है कि वो जीते हैं, इसमें कोई दो राय है क्या? आज अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी जीती है। उनकी जीत को हम कहें, ये जीतने थोड़ी चलेगा, वाकई जीते और बहुत बहुत भारी मात्रा में जीते। जनादेश उनको जो है बहुत भरपूर जनादेश मिला है, स्नेह मिला है लोगों का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भाजपा उनके मुकाबले में अपना सिर्फ वोट रिटेन कर पाई। लोकसभा में जो हमें अधिक वोट मिला था वो हमारा खो गया, ये भी सत्य है। तो इन दोनों सत्य को नकारेंगे कैसे? प्रीति मैनन, हमें ये बताएं, आपको क्या लगता है? आपने ये तो बोल दिया, चलिए ठीक है कि ये आम आदमी की जीत है, ये तो बात समझ में आती है कि हर हाल में ही आम आदमी की जीत होती है जब ये लोकतंत्र ऑपरेशनल होता है। लेकिन इससे अलहदा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि हर सभा में केजरीवाल जी जाते थे, हाथ जोड़कर माफी मांगते थे। आज भी उन्होंने अहंकार की तरफ इशारा किया। आपको लगता है बीजेपी का अहंकार उसे ले डूबा? बैटरी चेंज करो, लाइट लगा रखी, बैटरी क्यों चेंज कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आई थिंक पहले जो कांग्रेस का अहंकार था वो कांग्रेस को भारी पड़ा, और जो भी पार्टी पावर में आती है अगर वो अहंकार दिखाती है तो उस अहंकार को जनतंत्र चूर चूर कर देता है।
बीजेपी का अहंकार ठीक है। समझ लो या प्रीति माफ कीजिएगा, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। मैं जवाब लूंगी लेकिन तुरंत इस ब्रेक के बाद। तो बॉलीवुड की मूवी का डायलॉग है, बाजीगर फिल्म का डायलॉग है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। रुक करते हैं, आशुतोष कुछ बोल रहे हैं। लाखों कार्यकर्ताओं ने जो अपनी नौकरी छोड़कर आए हैं, जिनको इस बात का पता नहीं है कि शाम को उनको डिनर मिलेगा नहीं मिलेगा, ये उनके खून पसीने की लड़ाई है, उनकी जीत है। अरविंद के भाषण के बाद आपने एक बात दोहराई कि घमंड नहीं होना चाहिए किसी को। जी। तो ये इसका मैसेज क्या? नहीं, देखिए, हमको बहुत विनीत होकर, बहुत विनयशील होकर, बड़ी विनम्रता से काम लेना होगा, क्योंकि अहंकार से काम नहीं चलता है। और अगर हम भी उसी तरीके से अहंकारी हो गए जैसे बाकी राजनीतिक पार्टियों के लोग हो जाएंगे तो हमें उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। मोदी बिहार है। See, our priorities is to create a corruption-free society. That's our priority. मोदी की हार है। केजरीवाल जी Arvind ji has not said anything new. Last time, when he was sworn in as the chief minister, even then he has said the same thing. He has just repeated. So what we are trying to say that if we are कहीं ना कहीं इशारों में आशुतोष भी ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि मोदी मैं पे चल रही है, जबकि आप लगातार आम आदमी पार्टी हम की बात कर रही है। हम बात कर रहे थे बाजीगर की, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और जीता हुआ चुनाव जो हार गए उसको बीजेपी कहते हैं शायद। सुधांशु जी, बीजेपी की हार की वजह है काजी। एक शेर जी, बिल्कुल एक शेर। क्या बताएं प्यार की बाजी, क्या बताएं प्यार की बाजी वफा की राह में, कौन जीता कौन हारा ये कहानी फिर कभी। चलिए ठीक है। बीजेपी की क्या 10 बड़ी वजहें रही हार की, हम आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं। सबसे पहले किरण बेदी का पैरा ड्रॉप करना, पैराशूट एंट्री से छवि बिगड़ी, यहां के लोकल लीडर्स को ट्रस्ट नहीं किया गया। दूसरा, चुनाव कराने में देरी का नुकसान उठाना पड़ा। तीसरा, एमसीडी के भ्रष्टाचार पर बार बार बीजेपी लगातार घिरती रही, फिर ऐसे में किस तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात हुई बीजेपी की तरफ से। चौथा, केजरीवाल के खिलाफ नेगेटिव प्रचार से नुकसान हुआ, लगातार जो एड कैंपेन शुरू हुए उसके बाद से ही पासा पलटना शुरू हो गया। अल्पसंख्यक वोटरों में भरोसा न जगा पाना, घर वापसी जैसे मुद्दों को लेकर, लव जिहाद जैसे मुद्दों को लेकर पार्टी की छवि बिगड़ती चली गई। सातवां, प्रधानमंत्री मोदी का 10 लाख का सूट निशाने पर रहा, जब वो भाइयों और बहनों कहते थे कि मैंने गरीबी देखी है। ये भी सच है, प्रधानमंत्री मोदी ने 10 लाख का सूट पहना, जिसको लेकर पार्टी चुप रही। आठवां, कांग्रेस के पूरी तरह से सफाई से भी बीजेपी को नुकसान हुआ। आपके 70 चुनावी वादों पर बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट देर से आया, जो विजन डॉक्यूमेंट आया उसमें भी कंट्रोवर्सी हो गई, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को इमिग्रेंट्स कह दिया गया। 10वां, चंदे पर बिना सबूत प्रधानमंत्री तक आप पर हमला बोल चुके। जाएगा जितना पिछली 49 दिन की सरकार में किया गया था, क्या उसी तरीके से इसी पैटर्न पे चलेगा? देखिए, ये 49 दिन की सरकार में जो हमने काम किया था उस पे ही लोगों का भरोसा आया कि इतना बड़ा समर्थन मिला। जो हमने 49 दिनों में बिजली पानी का मुद्दा हल किया था, जो हमने 49 दिनों के अंदर रिश्वतखोरी बंद की थी, उसके नतीजे में इतना बड़ा जन समर्थन मिला है। और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, अरविंद केजरीवाल का कुशल नेतृत्व, सब कुछ मिलके इस बड़ी जीत में शामिल है। चलिए, 10 वजहें बड़ी बड़ी बीजेपी की हार की हमने आपको बताई। सुधांशु जी, दीवार पिक्चर का भी डायलॉग मैं साथ के साथ बोल देती हूँ। जब अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी कहती थी हमारे पास दिल्ली डायलॉग है, डोर टू डोर कैंपेन है, 6 महीने की कड़ी मशक्कत है, 110 जनसभाएं हैं, तो बीजेपी से पूछो वो कहती थी हाँ मेरे पास मोदी है। ये एक फैक्टर था जो ओवर कॉन्फिडेंट था, एरोगेंस था, जो ले डूबा बीजेपी को। मैंने फिर कहा कि इसमें जो जिसको आप अहंकार कह रही हैं वगैरह, हमेशा क्या होता है, हर राजनीतिक संगठन अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड जिसको बोलते हैं वो करने की कोशिश करता है। मोदी जी की अपनी, लेकिन क्या मोदी के अलावा कोई, मोदी जी सबसे पहली मास्टर स्ट्रोक अरविंद केजरीवाल की यही थी, उन्होंने कहा मोदी चलो चले मोदी के साथ। कहते कहां चले, मोदी जी प्रधानमंत्री पद छोड़ के दिल्ली के सीएम बनने नहीं आ रहे हैं। दिल्ली में किसी नेता को क्यों नहीं उभारा गया? मैंने कहा ये कुछ प्रश्न है जिनका की जवाब हमें भी खोजना पड़ेगा कि इनका क्या नुकसान हुआ या क्या नहीं हुआ। क्योंकि मैंने जैसा कहा ये कोई एक दिन का नहीं, ये 8 महीने की जो कहानी है जब से सरकार आई, उसमें दिल्ली में हमने क्या क्या करा
जिसका कि प्रभाव शायद जो पड़ना चाहिए था नहीं पड़ा, या क्या क्या गलतियां हुई, ये सारा उसका जो है एक सम टोटल होके एक ये नतीजा सामने निकला है कि दिल्ली की जनता ने अपना पूरा विश्वास आम आदमी को दिया और हमें जो हमारी बढ़त हमें लोकसभा में मिली थी वो वापस हम वहीं पे आके हाशिए पे खड़े हो गए। अच्छा ठीक है। देखिए इसमें जो एक बड़ा काम या कुछ चीजें जो जनता को राहत मिलती है, जिनसे लगता है जनता को कि हाँ अगर भाजपा दिल्ली में सरकार में आई तो हमारा बहुत कुछ होने वाला है, वो संदेश हम नहीं दे पाए। वो संदेश भी नहीं दे पाए। पुनिया जी लगातार बहुत ज्यादा बधाई दे रहे हैं। पिछले साल मई में प्रधानमंत्री मोदी जब बन रहे थे तो उनको बधाई दी गई, दिल्ली में आपने अरविंद केजरीवाल को बधाई दी। बधाई देते चले जाएंगे या बधाई लेने का भी वक्त मिलेगा, कभी आपको मौका मिलेगा? नहीं, जरूर मिलेगा। ये तो प्रजातंत्र है, चुनाव में ऊपर नीचे होता रहता है। एक जमाना था 1999 में सिर्फ हम तीन राज्यों में हमारी सरकार थी, वो धीरे धीरे 17 राज्यों में हुई। तो ऐसा नहीं है। और इस चुनाव के दौरान में मैं समझता हूं कि वैसे तो दिल्ली का चुनाव बहुत छोटा चुनाव है एक देश के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने व्यक्तिगत रूप से अपने आप को आगे रख के, जैसे बेस्ट फुट फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, आगे रख के उन्होंने चुनाव प्रचार किया, जिस तरह से सारे के सारे मंत्री चुनाव प्रचार में लगे, जितने अन्य प्रदेशों के लोग भी प्रचार में लगे, तो उन्होंने और उसके खिलाफ जब जनता ने देखा कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी विभाजन हुआ, तो अब की बार गुस्सा इतना था भारतीय जनता पार्टी से कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आप पार्टी की तरफ वोट दे दिया। ये कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत है, कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं। अगर कांग्रेस मुक्त हो जाए तो सबसे पहले ये साफ होंगे, लड़ाई होगी तो हमसे होगी, ये बाकी किसी से और नहीं हो सकती है। पुनिया जी, और पुनिया जी 8 महीने तक इनकी सरकार की राष्ट्रपति शासन था। राष्ट्रपति शासन पहले ये साफ होंगे, लड़ाई होगी तो हमसे होगी, ये बाकी किसी से और नहीं हो सकती है। पुनिया जी, और पुनिया जी 8 महीने तक इनकी सरकार की राष्ट्रपति शासन था। राष्ट्रपति शासन में इन्होंने कुछ नहीं, राष्ट्रपति शासन में इन्होंने कुछ भी नहीं किया। जो वादे किए थे लोकसभा चुनाव के दौरान में, जो वादे किए थे, अच्छा ठीक है, सुधांशु जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। अभी सुधांशु जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। पुनिया जी आप जवाब दीजिएगा, काउंटर कीजिएगा। तक आपको सुनता रहा जी। सुधांशु जी, एक कहावत है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आपका वही हाल हो रहा है। आम आदमी पार्टी हम पे ये बात कहे तो उनको शोभा देता है। आप जिनका कि सुपड़ा साफ हो गया, आप हमसे ये बात करें तो शायद शोभा नहीं देता। आप अपनी चिंता कर लीजिए। मेरे पास तो तब भी कहने को है कि जितनी वोट थी वो मेरी बच गई। 24% वोट से आप 6% वोट पे आके हाशिए पे खड़े हो गए। मैं तो 33 में 32 पे ही रहा हूं। मैंने तो संभाल ली अपनी वोट, आप अपनी चिंता करिए। इसलिए इस समय देखिए, इस समय अपना आत्मचिंतन करने का विषय है। आपका हाशिया बात क्यों आगे अपना सोचिए। हमारा छोड़ दीजिए, क्या हुआ? आप लोगों का यही अहंकार आपको लेके डूबेगा। तभी आप 6% को लेके आप जो चल रहे हैं, जो अहंकार आप जो कर रहे हैं, वही आपको लेके डूबेगा। किस बात के अहंकार कर रहे हैं? प्रजातंत्र में चुनाव होते हैं, प्रजातंत्र में हार भी होती है, जीत भी होती है, लेकिन आप लोगों की तरफ से पुनिया जी फासिस्ट पार्टी है। नहीं, सुधांशु जी में पर्सनली नहीं है, लेकिन सुबह हमने अपने जितने पैनलिस्ट थे सबसे पोल करवाया, उन सबका कहना था कि अहंकार बीजेपी में दिखा। ये एक अलग, आज सुधांशु जी पर्सनल लेवल में आप में नहीं। पुनिया जी, मैं प्रीति को भी लाना चाहती हूँ, बड़ी देर से चुप बैठी है। हार के बाद हमारा कोई अहंकार दिख रहा है आपको क्या? हारने के बाद अहंकार नहीं होता, जीत का अहंकार होता है, हार का अहंकार होता है। हार के बाद आदमी अपनी गलतियों को देखे ना, तभी सीखेगा। कैसे सीखेगा? बात ही नहीं सुनना चाहते, जो जनता बात ही नहीं सुनना चाहते। ये क्या बात हो गई? आप बोलिए। आप बात बोले जाएंगे आधे घंटे तक और हम जरा भी नहीं बोल पाएंगे। जरूर बोलिए। ये कौन सी बात होगी? बोलिए पुनिया जी, यही आप करना चाहते हैं। आप देश में यही लागू करना चाहते हैं। नहीं पुनिया जी बोलिए, एक सवाल का ये भी जवाब दे दीजिए। हार जीत होती है, अच्छा, लेकिन इसका मतलब आप भी तो जी चलिए
जी पुनिया जी, एक सवाल का मेरे जवाब दे दीजिए। जब यहाँ पर सुधांशु जी ये कह रहे हैं कि मोदी जी उनका कुछ नहीं कहा, मोदी जी उनका सबसे बेहतरीन चेहरा थे, बेस्ट फुट फॉरवर्ड उनको रखना पड़ा, मुझे ये बताइए कि 10 जनपद के इर्द गिर्द या राहुल गांधी के घर के बाहर कर्फ्यू लगा हुआ था कि वो आके रैलियां नहीं कर रहे थे, जनसंपर्क नहीं कर रहे थे? नहीं, उन्होंने जनसंपर्क किया, वो कभी भी नहीं रहे। जब निर्भय का जो आंदोलन चल रहा था, रात को 12 बजे अगर जब लोग पहुंचे तो सोनिया जी घर के बाहर आके लोगों से मिली है, उनको एड्रेस किया, उन्होंने सांत्वना दी है। 2012 में पहुंच गए, जो 2012 में पहुंच गए लोग हैं और जनता के बीच में। अच्छा ठीक है, 2012 की बात नहीं कर रहे, निर्भया का उस वक्त आंदोलन 2012 में हुआ था। उन्होंने वो हमेशा जनता के बीच में रहे। अच्छा, जनता के बीच में रहे, तभी राहुल गांधी पर लगातार आरोप लगते रहे कि वो बिल्कुल नॉन रेजिडेंट हैं, वो यहाँ पर नहीं रहते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं। ये अपने आप में ये देखिए, ये आपका मंथन का विषय, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन प्रीति बड़ी देर से चुप बैठी है, प्रीति को लाना चाहूंगी। प्रीति, आपने कांग्रेस को भी सुना, बीजेपी को भी सुना। मैं तो पहली बार ये सुन रहा हूँ कि इस तरह के आरोप कोई लगा रहा है। मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। जनता तो यही मानती है साहब, आप लोग भले न मानते हो तो। आज वो जब चलते हैं कि गोरखपुर से लेके बम्बई तक सेकंड क्लास में आप, अच्छा ठीक है, सेकंड क्लास में आप ट्रेवल करते हैं, जब जनता के लोगों के बीच में जाके झोपड़ी में जाके बहुत पीछे चल रहे हैं पुनिया साहब, आप बहुत पीछे चल रहे हैं। अच्छा ठीक है, मुझे प्रीति को लाना होगा। प्रीति, आपने कांग्रेस बीजेपी दोनों को सुना, लेकिन ये एक बात साइकोलॉजिकली भी बोली जा रही है कि जितना भी वोट बैंक था वो बड़ा स्ट्रेटेजिकली कांग्रेस का वोट बैंक, चाहे वो दलित हो चाहे वो मुस्लिम वोट बैंक हो, वो आपकी तरफ चला गया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ये माइंड गेम खेला जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वोट देना मतलब अपना वोट कुएं में डालना, और उस वर्ग को ये जहन में बात रही जब वो वोट देने गया। लेकिन आई थिंक पूरे देश को ये एहसास हो गया है कि कांग्रेस अभी बिल्कुल इररेलेवेंट हो चुकी है। कांग्रेस को वोट डालना वाकई में कूड़े में वोट डालना है, लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप और कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन को अभी भी ये एहसास नहीं हुआ है। अभी भी उनकी बात में अहंकार है, अभी भी वो ये बात मानने को तैयार नहीं है। स्पेशली जब उन्होंने निर्भया का मुद्दा उठाया, निर्भया के समय पे कांग्रेस गवर्नमेंट की जो ज्यादती थी, जो उन्होंने आंदोलनकारियों को मारा, उनके ऊपर पानी भी बरसाया, जो हमें सहन करना पड़ा कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ, वो देश की जनता भूली नहीं है। कांग्रेस गवर्नमेंट बिल्कुल देश में जो लोगों के इमोशंस हैं, जो लोगों का गुस्सा है, वो उससे बहुत ही डिस्कनेक्टेड है। उन्हें पता ही नहीं है कि लोगों के बीच में हो क्या रहा है। तो कांग्रेस वाकई में बिल्कुल फिनिश्ड पार्टी है, और ये हमारा बोलना लोगों को समझ में नहीं आया, इसीलिए लोगों ने हमें अभी गवर्नमेंट नहीं बनी है। मैं ये बोलना चाहूंगी कि सुधांशु जी बहुत ही आप पार्टी का अभी सरकार नहीं बनी है, लेकिन अहंकार इतना हो गया है। चलिए ठीक है, अहंकार का आरोप लगा दिया। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में वो अब अपने वादों के अनुसार शासन दें, जो उन्होंने वादे किए हैं उनको पूरा करें, दिल्ली के लोगों को गुड गवर्नेंस दें। भारत सरकार की ओर से दिल्ली की जनता और दिल्ली के विकास के लिए जो कुछ भी सहयोग करना होगा वो केंद्र सरकार सदैव करेगी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिना किसी राजनीतिक विभेद के देश के सारे प्रदेशों के विकास की बात करती है, और वही सिद्धांत दिल्ली के बारे में भी लागू होगा, ये हम निश्चित रूप से स्पष्ट करना चाहते हैं। जहां एक और पिछले लोकसभा के चुनाव में हमारी ऐतिहासिक विजय हुई थी देश में, उसके बाद महाराष्ट्र में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में और झारखंड में वहां की जनता ने हमारे आग्रह पर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के साथ चलने का निर्णय किया। हमने यहां भी वो अपील की थी कि दिल्ली के लोग भाजपा के साथ चलें। दिल्ली के लोगों ने लोकसभा के लिए भाजपा और नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना पसंद किया, लेकिन विधानसभा के लिए वो अरविंद केजरीवाल जी के साथ चलने के लिए तैयार दिखे हैं।
हम दिल्ली की जनता के इस मत का आदर करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। हमारी बहुत ही जबरदस्त हार भी हुई है। अपनी उस हार को भी हम बहुत विनम्रता से स्वीकार करते हैं। हमें इसके कारणों में गंभीरता से जाना पड़ेगा। शायद दिल्ली की जनता के मूड को भांपने में हमसे कुछ कमजोरियां हुई हैं, उसके बारे में हमें ईमानदारी से सोचना पड़ेगा। ये ठीक है कि 2013 के विधानसभा के चुनाव की तुलना में अगर दिल्ली में भाजपा के वोट परसेंटेज को देखा जाए तो बहुत ही थोड़ी कमी आई है, लेकिन हमारी हार तो हार है और उसे हम बहुत ही विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। पार्टी इस हार के बारे में विस्तार से इसकी परख करेगी, इसकी समीक्षा करेगी, लेकिन बीजेपी के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारी पार्टी की तमाम विरोधी परिस्थितियों के बावजूद दोबारा खड़े होने की हिम्मत रहती है और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के हमारे कार्यकर्ता यहां की जनता के विश्वास को प्राप्त करने में सफल होंगे। तो क्या मोदी लहर में इतनी अंधी हो गई थी बीजेपी की जनता का मूड नहीं भांप पाई? अनुज जी एक बात बताइए, जब ये पूरा का पूरा प्रोसेस शुरू हुआ 2 महीने के अंदर अंदर बीजेपी काफी अहेड थी, लेकिन अचानक चुनावों से 10 दिन पहले ये हर एक ने महसूस किया। हम जनता से जुड़े, जाकर हमने नुक्कड़ सभाएं की, वहां पर लोगों का कहना था अचानक से टर्न अराउंड हुआ। वो टर्न अराउंड की वजह क्या दिखती है आपको सबसे बड़ी? मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि मैंने हिम्मत करके कहना चाहूंगा कि टर्न अराउंड अचानक नहीं हुआ। वो पहले से ही मूड बन रहा था। हम लोग जनता के पास ठीक तरीके से शायद नहीं गए, इसलिए उसे पहचान नहीं पाए। जब बहुत नजदीक आ गया तो जब जनता वोकल होकर के बोलने लगी, जब सभाओं में पूरे उमंग से, मैं आक्रामक तरीके से कहता हूं, उसको भीड़ जुटने लगी अरविंद केजरीवाल जी के, तब जाकर के एहसास हुआ कि क्या हो रहा है करके। और मैंने 1 महीने पहले आपके एक प्रोग्राम में यहां कहा था कि मुझे जमीन पर भाजपा के कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे मेहनत करते हुए, और मुझे लगता है कि शायद अंतिम दिन तक भी वो कार्यकर्ता मेहनत नहीं कर रहा था। मेरे मन में ये सवाल है और मैं सुधांशु जी से पूछूंगा कि कार्यकर्ता आखिर मेहनत क्यों करे? पिछले 8-9 महीने में केंद्र में सरकार बनने के बाद बड़े बड़े नेताओं के साथ जो हश्र किया गया, उनकी जो, मैं तो कहता हूं उनका अपमान किया गया, सांसदों के बीच भी नाराजगी के भाव हैं और कार्यकर्ताओं को तो कुछ नहीं मिला। दिल्ली के किसी कार्यकर्ता को क्या केंद्र सरकार में कोई मोटिवेशन नहीं था। जी हाँ, कोई पद मिला? और जो बड़े नेता थे दिल्ली के, उन सबको नीचे रख करके डॉक्टर हर्षवर्धन का डिमोशन किया गया, उनका मंत्रालय कम करके, और उसके बाद फिर आपने किरण बेदी को अंतिम समय में लाया। तो कार्यकर्ता क्यों काम करता? कोई मोटिवेशन नहीं था। सुधांशु जी एक क्विक रिस्पॉन्स। अनुचित आप जो बात कह रहे हैं उसमें देखिए, ये तो एक अपनी तरफ से सत्य होता है कि नेतृत्व जो है वो कार्यकर्ता में उत्साह डालता है और नेतृत्व को लेकर भ्रमण बना रहा और उस पर प्रश्न चिन्ह होने की वजह से एक थोड़ा फर्क पड़ा होगा। मैं फिर एक चीज कहना चाहता हूं कि सारी परिस्थितियों में जो एक लंबे काल में जो सारी चीजें राजनीतिक तौर पे होनी चाहिए थी, उनमें शायद जो कमी रही है उसकी वजह से हमें खमियाजा भुगतना पड़ा है। मैं बड़ा खुश हूं कि जो राष्ट्रीय प्रवक्ता या रविशंकर जी ने जो कुछ कहा, उससे इस हार की गंभीरता को लेते हुए हम आत्मचिंतन करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे माफ कीजिएगा रुकना पड़ा है। प्रदीप जी, पीएल पुनिया जी और प्रीति हमारे साथ लगातार। की बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं। संघ विचारक एमजी वैद्य का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है दिल्ली में मोदी नहीं बल्कि बीजेपी की हार हुई है। उन्होंने ये भी कहा ये लहर मोदी नहीं बीजेपी के खिलाफ है। यानी कि लगातार जो सवाल उठ रहे थे, सीएम उम्मीदवार कोई भी होता यही हाल होता। इतना कॉन्फिडेंट यहां पर संघ विचारक एमजी वैद्य नजर आ रहे हैं। ऑर्गेनाइजर में पहले इस तरह की बात छप गई थी और सुनते हैं एमजी वैद्य का क्या कहना है, फिर हम इस पर रिएक्शन से। किरण बेदी को लाने से आरएसएस का विरोध था, ये बिल्कुल गलत है, 100% झूठ है। हाँ, उसका क्या परिणाम हो गया, इसका कारण परिणाम हुआ गया, तो मुझे लगता है कि ऐसा इसका कोई परिणाम नहीं। दूसरा कोई भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होता तो भी स्थिति यही होती। क्विक रिएक्शन प्रदीप जी आपका, फिर मैं पुनिया जी और प्रीति के पास जाऊंगी। देखिए, रफू करने की कोशिश हो रही है। मेरा प्रतिप्रश्न है कि अगर जीत होती तो किसकी होती? तब ये होता ना कि चलो चले मोदी के साथ, तब तो मोदी की जीत होती। देखिए, बीजेपी तो दिल्ली में हार ही रही थी।
बीजेपी दिल्ली में कब जीती पिछले 4 चुनाव में? 5वां चुनाव हारी है, नरेंद्र मोदी के रहने के बावजूद हारी है। तो इसका मतलब उनका कुछ तो योगदान है ही। अगर वो नहीं जिता पाए, जिस स्थिति में थी बीजेपी, आज फिर उसी स्थिति में है और 98 से है लगातार। तो अगर नरेंद्र मोदी के होने का और प्रधानमंत्री बन जाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो निश्चित रूप से उनका कंट्रीब्यूशन तो है ही 8 महीने की सरकार का। देखिए, इससे आप बचा नहीं सकते। ये जो कांग्रेस का कल्चर है कि जो सबसे बड़ा नेता है उसको बचाओ, हार हो जाए तो, कि वो जिम्मेदार नहीं है, बाकी लोग जिम्मेदार हैं। ये इससे जनता इससे कभी संतुष्ट नहीं होती, कभी इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। ठीक है, पुनिया सिंह, आप भी यही मानते हैं कि जिस तरह की गलती पिछली बार शीला दीक्षित ने की थी, केजरीवाल हु पहुंच के, वही गलती वेंकैया नायडू ने की, और 2 दिन पहले पोलिंग से अगर ये बात वेंकैया नायडू की तरफ से आई कि ये मोदी के ऊपर रेफरेंडम नहीं है, उस दिन बीजेपी ने हार मान ली थी चुनाव में? ये सही बात है और ये भी बात सही है जो लोगों का आरोप भी है, और हम भी इसको मानते हैं कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ के 5 जनसभाएं, एक पहले और 4 चुनाव के दौरान में जो जनसभाएं की, तो वो खुद आगे चल के, और एडवर्टीजमेंट में भी दिया आया कि मोदी की सरकार बने, इस तरह के जो आया, तो ये रेफरेंडम मोदी के खिलाफ है, प्रधानमंत्री के खिलाफ है, जो सरकार 8 महीने रही है उसके खिलाफ है, और जो वादे किए गए पूरे नहीं किए उसके खिलाफ है। ठीक है प्रीति, क्या ये रेफरेंडम अरविंद केजरीवाल के लिए है या मोदी के खिलाफ है? आई थिंक इसमें दोनों बातें हैं। वेरी ऑनेस्टली बोलना है कि आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट है, लेकिन लोगों ने जो अहंकार है, जिसकी बात आपने पहले भी की है, उसके खिलाफ भी वोट दिया है, और जो 8 महीने काम नहीं हुआ। लेकिन मैं एक और छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि सुधांशु जी जिस विनम्रता से बात कर रहे हैं, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि आत्मचिंतन की जरूरत है, जिस तरह केंद्रीय सरकार भी बोल रही है कि वो काम करेगी दिल्ली सरकार के साथ, अगर हम ये रुख लेके आगे चले तो फिर दिल्ली की बधाई उसी में है। अगर हम मान लें कि गलती हुई, बीजेपी से हुई, चाहे वो उनके लीडरशिप से हुई या उनके कैडर से हुई, दोनों से ही हुई, और मिलके अगर हम काम कर सकते हैं दिल्ली के लिए, ये मूड बनाना, इस तरीके से काम करना बहुत जरूरी है। लेकिन कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन की बात आम आदमी पार्टी की तरफ से होनी शुरू हो गई है सुधांशु जी, लेकिन ये मोदी के ऊपर रेफरेंडम है, ये तमाम पैनलिस्ट मान रहे हैं। नहीं, ये मैंने आपको, और ये गलती बीजेपी की है कि इतना एक्सपोज किया। मैंने आपको सारी स्थितियां बड़े विस्तार में बता दी, किन किन बिंदुओं पे क्या क्या हुआ। मैं तो सिर्फ 2 चीज कहना चाहता हूँ, एक तो न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पर जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही, संघर्ष करेंगे। और मैंने कहा दिल्ली की जनता के लिए जो भी सेवा करनी होगी, मैं इससे पहले खत्म हो एक आपको बधाई देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे दीपक चौरसिया जी को खासतौर से बधाई देना चाहता हूँ। गली गली में जाके जब वो सर्वे कर रहे थे, और कृष्णानगर के सर्वे में उन्होंने कहा हमने 3 बार सर्वे करके, इतना नजदीकी का था, और क्योंकि हमारे सामने जीत नहीं दिख रही थी, लेकिन अब हमारा निष्कर्ष है कि शायद जीतेंगे, लेकिन बहुत करीबी का ये संघर्ष है किरण बेदी जी वाला, ये किसी ने नहीं कहा था, और वो उन्होंने जो खटखटाहट दी थी उसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन वो वार्निंग बेल बीजेपी ने सुनी नहीं, शायद बहुत देर हो चुकी थी। क्या बीजेपी ने सबक सीखा? अब तो सीखेंगे ही सीखेंगे, अब कोई चारा नहीं है। मैंने कहा विनम्रता से इस हार को स्वीकार करते हुए आत्मचिंतन होगा, और वाकई कहां कहां क्या क्या कमियां रह गई उनको ठीक करा जाएगा, ताकि दोबारा जनता के बीच में जाके उनका विश्वास प्राप्त कर सके। यही मेहनत होगी हमारी। ठीक है, और वो जो रिपोर्ट थी वो सर्वे से जुड़ी, वो भी आपको दिखा देते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत नहीं, प्रचंड जीत हुई है। ऐसी जीत जिसमें बीजेपी अपनी परंपरागत सीट कृष्णा नगर को भी नहीं बचा पाई और किरण बेदी चुनाव हार गई। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि किरण बेदी की हार की भविष्यवाणी तो इंडिया न्यूज ने 22 जनवरी को ही कर दी थी अपने बेहद खास शो टुनाइट विद दीपक चौरसिया में। इस शो में हमने 2 हाई प्रोफाइल सीट का अपना सर्वे दिखाया था। एक नई दिल्ली की सीट थी, दूसरी कृष्णा नगर की सीट थी। इस सर्वे में हमने दिखाया था
कि किस तरह कृष्णा नगर के लोगों ने मोदी की लहर को मानने से साफ इनकार कर दिया था। देखिए बहस का वो हिस्सा। 56% लोगों ने मोदी की लहर को नहीं माना था, जबकि 44% लोग ही मोदी की लहर को मान रहे थे। 44% लोग बोलते हैं हाँ, लेकिन 56% लोग बोलते हैं ना, मोदी की लहर नहीं चलेगी। तो इसके बाद हमारा बड़ा सवाल सरकार को लेकर था कि दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बनेगी। कृष्णा नगर के 44% लोगों ने बीजेपी की सरकार बनने की बात की थी, जबकि 54% लोग आम आदमी पार्टी की सरकार बनते देखना चाहते थे। अब उस वक्त की डिबेट भी सुन लीजिए। ऋचा, कृष्णा नगर में अगर पिछड़ी हुई है तो दिल्ली की बाकी सीटों पर क्या होगा? मेरा सीधा सवाल, क्या कृष्णा नगर में भी आपने डेंट मार दिया है भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पर? दीपक जी, ये मत भूलिए कि अभी 2013 में सबसे भारी बहुमत से जीती हुई थी ये सीट। मैं मानता हूँ आप 45,000 से जीते थे। आप ये सीट 100% हमारी है। कास्ट वाली राजनीति आप करते हैं और शर्म आनी चाहिए। आप बीजेपी ने आपको स्पोक्सपर्सन बना के भेजा है। तब शायद ही किसी को इस सर्वे पर भरोसा हो रहा था, लेकिन आज इंडिया न्यूज का सर्वे सच साबित हुआ। किरण बेदी को आपके बग्गा ने चुनाव हरा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज का सर्वे बिल्कुल सटीक बैठा। देश की धड़कन और दिल्ली की धड़कन भी इंडिया न्यूज ने पहचान ली। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एक छोटे से